हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनदर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था फंडामेंटल राइट का, बट आज इस वीडियो में हम करेंगे उससे थोड़ा सा एक स्टेप लेवल अप। ओके, बिकॉज जब भी आप थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम देते हो, जस्ट लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर कोई रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम हो, इवन आप अगर एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, अगर वहाँ पे पॉलिटी या जीएस के क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा सा इलोबरेट करके या उससे अच्छे क्वेश्चन बनाने के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे सारे। ओके, सो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब रिट्स जारी करने की बारी आती है तो उस टाइम पे देखा जाता है किसकी पावर मैक्सिमम है। तो मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट की पावर मैक्सिमम है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। इसके पीछे रीजन ये है कि जो सब्जेक्ट है वो वाइड है हाई कोर्ट का कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के सब्जेक्ट में ही इशू जारी कर सकता है रिट्स का, बट जो हाई कोर्ट है वो सभी और भी सब्जेक्ट पे रिट्स इशू कर सकता है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, सो अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा फंडामेंटल राइट है पार्ट 3, संविधान के पार्ट 3 में, और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक ऐसा चार्टर था जो 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन जो राजा थे उस टाइम पे उन्होंने एक चार्टर इशू करा था। उसमें उन्होंने कुछ बेसिकली रूल रखे थे। रूल जो है उन्होंने रूल रेगुलेशन की एक गाइडलाइन प्रॉपर बनाई थी। तो जो भी ये फर्स्ट टाइम उन्होंने एक रूल रेगुलेशन की गाइडलाइन बनाई थी। तो जो भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जनता के हित में, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ये और दिस दैट। सो आर्टिकल 14 बेसिकली ये कहता है कि कानून की नज़र में सभी समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये जो है हमने ब्रिटिश के संविधान से बोरो किया है। देन आर्टिकल 15 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, रेसिस, सेक्सेस, बर्थ प्लेस एंड एटीसी। इट्स मीन हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते बिहाफ ऑफ उसकी जाति क्या है, वो किस धर्म से बिलोंग करता है, उसने उसका जन्म कहाँ पे हुआ है। इन सभी जो ये डोमेन है इन पे हम उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 ये कहता है। इसमें भी बहुत सारे सब क्लॉसेज हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके, सो आर्टिकल 16 क्या कहता है? राइट टू अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। इट्स मीन आर्टिकल 16 ये कहता है कि चाहे कोई किसी भी कास्ट का, कोई भी धर्म का बंदा हो, उसको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट की किसी भी संस्था में उसको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये राइट आर्टिकल नंबर 16। ओके, आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त करना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 कहता है कि हमारे समाज में जितनी भी छुआछूत है उसको समाप्त करना है। ओके, देन आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 मेंशन करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सपेक्ट मिलिट्रीज। इट्स मीन जितने भी पहले हमारे जो राजा महाराजा थे वो अलग अलग टाइटल धारण करते थे, यानी महाराज, धीराज और बहुत सारे टाइटल होते थे जो राजा अपने आप में लेते थे। तो उन सबको गवर्नमेंट ने क्या किया, इस आर्टिकल 18 की तरह समाज में समानता है उसके लिए उन्होंने इसको एबोलिशन कर दिया। जितने भी टाइटल है एक्सपेक्ट मिलिट्री में, जो जैसे जनरल की पोस्ट हो गई, कर्नल हो गया, ये सारी जो है इसको नहीं माना जाएगा टाइटल। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 18 क्या करता है, जितने भी टाइटल्स होते थे, जैसे राजा के जो भी पहले टाइटल लेते थे उनको एबोलिश कर दिया आर्टिकल नंबर 18 में। ओके, और हेलो फ्रेंड, अब हम करते हैं आर्टिकल 19 टू 22 जिसमें राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक हमें राइट टू फ्रीडम के बारे में मेंशन है। तो आर्टिकल जो 19 है उसमें भी बहुत सारे सब क्लॉसेस हैं। इट्स मीन 6 सब क्लॉसेस दे रखे हैं आर्टिकल 19 के। तो आर्टिकल 19 ए क्या कहता है? राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन। हमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, स्पीच को लोगों के सामने बोलने का, अपने विचारों को प्रदर्शित करने का अधिकार हमें कौन देता है? आर्टिकल 19 का सब क्लॉज ए। ओके, देन आर्टिकल बी क्या कहता है? राइट टू असेंबली। हमें सभा बनाने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज बी है वो हमें असेंबली बनाने का अधिकार देता है। ओके, देन आर्टिकल 19 सी क्या कहता है? राइट टू मेक एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संघ बनाने की, एसोसिएशन मतलब संघ बनाने का हमें अधिकार कौन देता है? आर्टिकल नंबर 19 सी। जैसे एग्जाम्पल फॉर फिक्की। फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बहुत अच्छे से इसका नाम सुना होगा। फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिकल 19 सी के तहत ही बना हुआ है। ओके, देन आर्टिकल 19 डी क्या कहता है? राइट टू मूवमेंट। राइट टू मूवमेंट यानी आर्टिकल 19 डी के तहत हम भारत के किसी भी कोने में कभी भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, यानी विचरण की आजादी हमें आर्टिकल 19 डी देता है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने जो कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहां पे उनका कल्चर, उनके जो भविष्य के, उनके फ्यूचर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। जैसे वहां पे इनर परमिट लाइन, जो इनर परमिट होता है वो लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है वहां के राज्यपाल द्वारा। देन यू कैन विजिट दिस प्लेस। ओके, विजिट दैट प्लेस। सो आर्टिकल 19 डी हमें मूवमेंट की आजादी देता है। इसी तरह आर्टिकल 19 ई क्या कहता है? राइट टू रेजिडेंस। इट्स मीन हम आर्टिकल 19 ई के तहत भारत के किसी भी कोने में जाके अपना घर बना सकते हैं और वहां के रेजिडेंसी निवासी बन सकते हैं। ओके, बट अभी आर्टिकल 370 हटने से पहले जो जम्मू कश्मीर है वहां पे अदर स्टेट के लोग जाकर जो जमीन है वो परचेस नहीं कर सकते थे, जमीन नहीं ले सकते थे। बट अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पे ये कानून लागू हो गया है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल लोग भी जाके किसी अदर स्टेट के, जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकते हैं, वहां के निवासी बन सकते हैं। देन आर्टिकल 19 ई जो है ये राइट टू रेजिडेंस से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 एफ क्या कहता है? राइट टू प्रोफेशन। हमें किसी भी प्रोफेशन में जाने की आजादी कौन देता है? आर्टिकल 19 एफ। ओके, तो ये जितने भी आर्टिकल है 19 के, वो सब क्लॉज ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो आगे करते हैं हम 19 के बाद हम करते हैं 20, आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। ओके,
सो अभी तक हमने आर्टिकल 19 के जितने भी सब क्लॉज थे, 6 सब क्लॉज, उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जितने भी हैं, आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जितने भी हैं वो राइट टू फ्रीडम के अंदर में आते हैं आर्टिकल। और अभी हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 20 से लेकर के आर्टिकल 26 तक। ओके, देन आर्टिकल 20 क्या कहता है? कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इट्स मीन गवर्नमेंट अगर आपको किसी केस में खुद गवाह नहीं बना सकती, खुद एविडेंस नहीं बना सकती है। इट्स मीन अगर कोई केस आप पे चल रहा है और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपको आके बोलता है, आपका आईओ, कि आप खुद इस केस के लिए गवाह बने, एविडेंस बने, आप खुद अपने केस में गवाही दे, तो ये आर्टिकल नंबर 20 आपको इसमें अधिकार देता है कि आप उसके लिए वैध नहीं है। ओके, तो कन्विक्शन फॉर ऑफेंस के लिए आपको संरक्षण कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल नंबर 20। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है राइट टू प्राइवेसी एंड लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ओके, अभी कुछ टाइम पहले ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई थी, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो राइट टू गुड इन्वायरमेंट भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और वो आर्टिकल 21 के तहत में आता है। इसके अलावा जो राइट टू इंटरनेट है, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट 21 के अंडर में ही आते हैं। इसके अंदर में भी सब क्लोसेस हैं, मैं आपको उसको एक दिन अच्छे से उसकी प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा। ये जो 21 है, इसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, तो इसको आप फोकस करोगे 21 को। ओके, देन 21A क्या है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। जो 21A जो है, ये ऐड किया गया बाद में। ओके, इसमें क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन, इट्स मीन एज 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये आर्टिकल 21A कहता है। ओके, 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, ये आर्टिकल 21 कहता है, 21A। ओके, देन आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इट्स मीन गवर्नमेंट आपको कुछ ऐसी दशाओं में, यानी गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो या पुलिस हो, आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी स्थिति होती है, उस टाइम पे आपको आर्टिकल 22 आपका प्रोटेक्शन करता है। ओके, देन आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 क्या कहता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड प्रोहिबिशन, यानी ये पाबंदी लगाता है, आप किसी की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, किसी ह्यूमन बींग की। ओके, एंड फोर्स लेबर, आप किसी से बंधुआ मजदूरी, यानी बंधुआ मजदूरी इट्स मीन आप उससे काम भी करवाएं और उसको पैसे भी ना पे करें। जस्ट लाइक ब्रिटिश टाइम पे, हम ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हमारे इंडिया में ऐसा होता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो बंधुआ मजदूरी यानी फोर्स लेबर काम करवाते थे। तो इसीलिए आर्टिकल संविधान में प्रोवाइड किया गया, आर्टिकल 23, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। ओके, प्रोहिबिट इट्स मीन उसको, उस पर लगाम लगाता है। देन आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है चिल्ड्रेन जो है, यानी 6 से 14 साल की, 18 साल के बच्चे जितने भी हैं, उनको फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। और कुछ अभी दोबारा से एक जजमेंट आई थी जिसमें ये बताया था कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जिन पे हैवी मशीनरी होती है, उनके पास 14 साल के बच्चे ही, 14 साल तक के बच्चे काम नहीं कर सकते। ओके, देन ये है आर्टिकल 24, चिल्ड्रेन प्रोहिबिशन चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज में बच्चों को काम कराने से जो रोकता है, वो आर्टिकल 24 है। ओके, देन आर्टिकल 25 क्या कहता है? प्रैक्टिस। अभी तक हमने पढ़ा था आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक, जो ये दो आर्टिकल हैं 23 से लेकर के 24 तक, ये आर्टिकल है राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, यानी जो शोषण होता है, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार आर्टिकल 23 और 24 ने दे रखा है। ओके, अब हम करने जा रहे हैं राइट टू रिलीजन, जिसके अंदर में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जितने भी हैं वो मेंशन है। देन आर्टिकल 25 क्या कहता है? कि हमें किसी भी धर्म को मानने और उसको बढ़ाने, उसको प्रोपेगेशन, इट्स मीन उसको बढ़ाने और प्रैक्टिस करने की आज़ादी हमें आर्टिकल 25 दे सकता है। हम ये नहीं कर सकते कि किसी को फोर्स करवाएं कि आप हिंदू धर्म को अपनाओ या मुस्लिम धर्म को अपनाओगे, तो ये नहीं कर सकते। हमें आर्टिकल 25 ये आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, देन आर्टिकल 26 क्या कहता है? कि हम किसी भी धर्म को मैनेज करने के लिए, उसके रिलीजियस अफेयर को हम मैनेज कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मैनेज करने के लिए हमें आर्टिकल 26 पावर देता है। ओके, बाकी हम आर्टिकल 27 और 28 करते हैं अभी। सो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल नंबर 27 है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट। इट्स मीन आप किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसकी प्रोपोगेशन के लिए, उसके प्रमोशन के लिए आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और पेमेंट ले सकते हो। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आपने सुना होगा जैसे बहुत सारे हमारे फेस्टिवल आते हैं, उस टाइम पे जो चंदा इकट्ठा करते हैं लोग, दैट्स वो ऐसा ही है। तो ये आर्टिकल 27 आपको अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए आप कलेक्शन कर सकते हैं और टैक्स एंड पेमेंट। ओके, सो आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 हमें यह अधिकार देता है कि हम को कुछ धर्मों को कुछ धर्मों की एजुकेशन दे सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, जस्ट लाइक मदरसा। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड अबाउट दिस आर्टिकल, बिकॉज हमें समानता समाज में लाने के लिए किसी एक धर्म को प्रमोट करने की नीड नहीं होती है। ओके, तो आर्टिकल 28 हमें बेसिकली अधिकार देता है कि हम कुछ धर्मों की एजुकेशन दे सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन में। ओके, सो आर्टिकल 29 हमें अधिकार देता है कि हम जो हमारे SC STs हैं उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करें। तो आर्टिकल 29 क्या है? राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। ओके, माइनॉरिटी कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो आर्टिकल 29 ये कहता है। देन आर्टिकल 30 क्या कहता है? कि जो हमारे SC ST हैं उनके लिए कुछ उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उनके कल्चर को फ्यूचर बढ़ाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो ये आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 32 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्टिकल 32 को राइट टू रेमेडीज कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि हम इन सभी आर्टिकल, जितने अभी तक हमने आर्टिकल अनुच्छेद पढ़े हैं, उनको इन्फोर्स करवाने के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसको क्या, इस आर्टिकल 32 को कहा जाता है राइट टू रेमेडीज